नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि यदि कोई नया वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करा दिया है और फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करा दिया है। तो दोस्तों यदि आपने नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां पर जाएं और फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट को देखें। उम्मीद करते हैं ये पार्ट भी अच्छा लगेगा फर्स्ट पार्ट की तरह। तो दोस्तों हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। तो दोस्तों ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, किस रूप में? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। दोस्तों हमने आज आंसर नहीं बनाया है, आंसर इसलिए नहीं बनाया है ताकि एक बार आप देखने के बाद जब दूसरी बार आप देखें तो उसको चेक कर सकते हैं, अपने आप से आंसर दे करके आप पता कर सकते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा समझ में आया या नहीं आया। तो दोस्तों अगर हम इसके डिस्कशन की बात करें, कुछ व्याख्या हैं जो व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि व्याख्या से कई प्रश्न निकल के आते हैं। देखिए अगर हम बात करें, वायु में ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। यह तरंगे ठोस तथा द्रव तथा गैस तीनों में चलती हैं। यदि आपसे कहे ध्वनि किस माध्यम में चलती है, तो ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। सर्वाधिक ध्वनि का कितना होता है? सबसे अधिक गति किसमें होती है? तो सबसे अधिक गति ठोस में होती है। उसके बाद जो गति होती है द्रव में होती है और सबसे निम्नतम गति किसमें होती है? ध्वनि की सबसे निम्नतम गति किसमें होती है? तो वो गैस में होती है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा दूसरा प्रश्न है, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? जब मैक संख्या 1 हो तब ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपध्वनिक, उपराध्वनिक, उपध्वनिक, उपराध्वनिक, ध्वनिक और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यदि जब मैक संख्या 1 हो, जब मैक संख्या 1 हो तो क्या कहा जाता है? जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है। जब मैक संख्या 1 हो तो क्या कहा जाता है? ध्वनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनिक कहा जाता है। जब मैक संख्या 1 हो तो क्या कहा जाता है? ध्वनिक कहा जाता है। तो दोस्तों किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को अगर कहें मैक संख्या किसे कहते हैं? मैक संख्या किसे कहते हैं? तो विमान की गति, विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को, क्या? विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। दोस्तों जब मैक संख्या 1 होती है तब अर्थात जब वस्तु का वेग ध्वनि के वेग के समान होता है तो वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक होती है तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है। यदि आपसे कहे सुपरसोनिक किसे कहते हैं? सुपरसोनिक विमान होते हैं, तो सुपरसोनिक जो विमान होते हैं अगर कह दे सुपरसोनिक विमान किसे कहते हैं? तो जिस विमान जो मैक संख्या से 1, जिस विमान की गति मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल पराध्वनिक सुपरसोनिक कहलाती है। लेकिन यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो चाल अति पराध्वनिक या हाइपरसोनिक कहलाती है। तो सुपरसोनिक क्या होता है? जिसमें मैक संख्या 1 से अधिक हो, और हाइपरसोनिक क्या होता है? जो मैक संख्या 5 से अधिक हो। और मैक संख्या किसे कहते हैं? तो विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल
332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है 100 मीटर प्रति सेकेंड, 666 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? आप बताएंगे, आप टेस्ट देंगे अपना कि 332 मीटर प्रति सेकेंड, यानी आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो 332 मीटर प्रति सेकेंड अगर हम बात करें, यदि वायु का ताप नियत रहे तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। ये दोस्तों डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यदि वायु का ताप नियत रहे तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए दाब को दोगुना कर देने पर भी वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड ही बनी रहेगी। यानी कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता दोस्तों। इसलिए दाब को 2 गुना करे, 4 गुना करे, 5 गुना करे ऊपर, उसके वायु में ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए जो वायु में ध्वनि की चाल थी वो 332 मीटर प्रति सेकेंड है, तो वहीं बनी रहेगी। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि का ताड़त्व अधिक होगा? कौन सी ध्वनि है जिसका ताड़त्व सबसे अधिक होता है? तो पुरुषों की ध्वनि, शेर का दहाड़ना, मच्छरों का भिनभिनाहट और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप बताएंगे कि सबसे अधिक ताड़त्व किसमें होता है? तो दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि ध्वनि का सबसे अधिक ताड़त्व शेर के दहाड़ने के बजाय मच्छरों की भिनभिनाहट में सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि का ताड़त्व तो सबसे अधिक किसमें होता है? तो ध्वनि का ताड़त्व तो सबसे अधिक मच्छरों की भिनभिनाहट में होता है। दोस्तों शेर के दहाड़ने में नहीं, मच्छरों के भिनभिनाहट में ताड़त्व तो सबसे अधिक होता है। तो अगर हम बात करें कि इसके डिस्कशन की, तो दोस्तों डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके डिस्कशन को जरूर सुन लेंगे अच्छे से दोस्तों, क्योंकि कई प्रश्नों का कलेक्शन डिस्कशन में ही हमने दे दिए हैं। तो ध्वनि का ताड़त्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्वनि का ताड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का ताड़त्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का ताड़त्व अधिक होता है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का ताड़त्व अधिक होता है। मच्छर की भिनभिनाहट का ताड़त्व दिए गए अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इसके भिनभिनाहट की आवृत्ति अन्य विकल्पों की आवृत्ति से अधिक होती है। दोस्तों मच्छरों की भिनभिनाहट क्या होती है? मच्छरों की भिनभिनाहट का ताड़त्व सबसे अधिक होता है। और कहें महिलाओं का ताड़त्व पुरुषों के ताड़त्व से क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों महिलाओं का ताड़त्व पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होता है। यानी कि आवाज़ का ताड़त्व कम होने के कारण मोटी होती है, तथा महिला की आवाज़ का ताड़त्व अधिक होने के कारण आवाज़ अधिक होती है। आवाज़ अधिक। मच्छर की भिनभिनाहट का ताड़त्व सर्वाधिक एवं शेर की दहाड़ का ताड़त्व न्यूनतम होता है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पराश्रव्य ध्वनि या पराश्रव्य ध्वनियाँ सुनी जा सकती हैं। तो पराश्रव्य ध्वनियाँ किसकी सहायता से किसके द्वारा सुनी जाती हैं? पराश्रव्य ध्वनियाँ किसके द्वारा सुनी जाती हैं दोस्तों पराश्रव्य ध्वनियाँ किसके द्वारा सुनी जाती हैं? तो जो ये पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं वो किसके द्वारा? कुत्तों के द्वारा सुनी जाती है दोस्तों। किसके द्वारा? जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं किसके द्वारा? कुत्तों
कुत्तों के द्वारा सुनी जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। मनुष्यों के द्वारा जो ध्वनियाँ सुनी जाती हैं वो कितने से कितने हर्ट्ज तक, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं ध्वनियाँ जो मनुष्यों के द्वारा सुनी जा सकती हैं। लेकिन जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 30 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर हम कहें सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, समुद्र यात्रियों के द्वारा। तो सोनार किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो सोनार समुद्र यात्रियों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। सोनार किसके माध्यम से उपयोग में लाया जाता है? समुद्र यात्रियों के माध्यम से उपयोग में लाया जाता है दोस्तों चलते हैं हम अपने व्याख्या की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये कई बार एग्जामों में पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। तो सोनार का पूरा नाम पूछा जाता है। तो सोनार का पूरा नाम साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का पूरा नाम है। यह एक सुदूर संवेदन प्रणाली है। सोनार क्या है? यह एक सुदूर संवेदन प्रणाली है जिसके माध्यम से पानी के अंदर विद्यमान ध्वनि तरंगों का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा पनडुब्बियों का पता लगाना, समुद्र की गहराई नापना तथा समुद्र तल के मानचित्र बनाना इत्यादि शामिल है। यानी समुद्र की गहराई को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती है तब निम्नलिखित में से किस परिणाम में परिवर्तन नहीं होता है? जब कहने का मतलब ये है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तब क्या परिवर्तन होता है? तो वायु से पानी की ओर गमन करती है यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तन होता है? आवृत्ति में परिवर्तन होता है, चाल में परिवर्तन होता है, तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। अब चलिए आप बताइए, सोचिए क्या होगा। तो जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती है तब निम्नलिखित में किस परिणाम में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों अगर जब हम कहेंगे कि कोई भी ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। तो किस में कोई परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि उसके चाल और उसके तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है। दोस्तों चलते हैं हम अपने व्याख्या की तरफ। देखिए, जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु चाल तथा तरंगदैर्ध्य के परिणाम में परिवर्तन होता है। जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती है, जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। जो हम पानी के अंदर रहते हैं, जब पानी के अंदर रहते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई देने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर और हाइड्रोफोन में कौन सा होगा? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन क्या करता है? फोन मतलब बातचीत, हाइड्रो मतलब जल और जल के अंदर, फोन मतलब बातचीत, हाइड्रो मतलब जल और जल के
अंदर, यानी पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को हमारे कान ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए पानी में हमें ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। पानी में ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन नामक यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। तो अब तो नहीं भूलेंगे दोस्तों कि पानी के अंदर आवाज़ सुनने के लिए कौन सा ध्वनि यंत्र का उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोफोन। फोन मतलब बातचीत, हाइड्रो मतलब जल, और जल के अंदर किसका प्रयोग, हाइड्रोफोन का उपयोग होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, तो सुपरसोनिक विमान को हमने क्या बताया था दोस्तों, सुपरसोनिक विमान किसे कहते हैं, तो सुपरसोनिक विमान उसे कहते हैं जिसकी मैक संख्या 1 से अधिक हो। जब मैक संख्या 1 से अधिक हो जाता है तो उसे सुपरसोनिक, और जब मैक संख्या 5 से अधिक हो जाता है तब उसे हम कहते हैं वो हाइपरसोनिक है। तो सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, तो सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है दोस्तों, तो ये हानि पहुंचाता है ओजोन मंडल को। किसको, ओजोन मंडल को। यदि आपसे प्रश्न पूछे सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, तो सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल के समीप अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान है जिसमें अन्य अस्थानिक एक्सोटिक फ्यूल ईंधन जलने से नाइट्रोजन गैसों का उत्सर्जन होता है। नाइट्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है जो ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाता है। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि आज हमने 10 प्रश्न लेकर आए हैं, और 10 चुनिंदा प्रश्नों को हमारे अगले पार्ट को देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद कई सीरीज चलेगी ध्वनि चैप्टर की, कम से कम 5 सीरीज लेकर आएंगे, और बहुत ही अच्छे प्रश्न। और एक बार अगर लगातार 5 सीरीज देख लिए तो फिजिक्स के ध्वनि चैप्टर से आपके कोई भी प्रश्न, यहाँ तक कि पीसीएस में भी आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का 10वां प्रश्न है, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से कम, ध्वनि की चाल से अधिक, और प्रकाश की चाल के बराबर। तो सुपरसोनिक वायुयान की गति कैसी होती है दोस्तों, तो जो सुपरसोनिक विमान होती है उसकी गति ध्वनि की चाल से अधिक होती है। क्या होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। सुपरसोनिक वायुयान की गति कैसी होती है, तो सुपरसोनिक वायुयान की गति ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने डिस्कशन की तरफ। हमारा जो डिस्कशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको देखना जरूर, देखिएगा, सुनिएगा, हर बार का डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे वायुयान जिनकी गति ध्वनि की गति से अधिक होती है उसे सुपरसोनिक वायुयान कहते हैं। ऐसे वायुयान जिनकी गति ध्वनि की गति से अधिक होती है उसे सुपरसोनिक वायुयान कहते हैं। ऐसे वायुयान से उत्पन्न आवाज़ वायुयान से काफ़ी पीछे हो जाते हैं और वायुयान के आगे नहीं सुनाई पड़ते हैं। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि जब अगली बार हम इस तरह का कोई वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।